राजस्थान किसान आयोग के अध्यक्ष और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री CR चौधरी साहब हैं, जो हाल ही में 6 दिवसीय डेनमार्क की यात्रा पर किसानों के दल के साथ में गए हैं, जिसकी लीडरशिप आपने की है। राजस्थान सरकार के मंत्री भी, सेक्रेटरीज और किसान अन्नदाता वहां पर गए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी और सरकार की पहल पर ये डेलीगेशन डेनमार्क गया, जहां पर कृषि की अलग अलग तकनीकों, नवाचारों को सीखा है। तो सर से जानते हैं कि किस तरीके की रही सर डेनमार्क यात्रा। देखिएगा, पहले तो मैं आपके मीडिया के माध्यम से हमारे प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने जो कहा किया। प्रधानमंत्री हमेशा किसान को अन्नदाता मानते हैं और दुनिया राइट फ्रॉम ईच ड्रॉप मोर क्रॉप से लगा करके प्रधानमंत्री सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, किसान और प्रधानमंत्री सम्मान निधि, किसान सम्मान निधि, कई प्रकार की योजनाएं, चाहे वो खाद का मामला हो, चाहे नैनो यूरिया का मामला हो, ही इज़ विद द फार्मर्स। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी का भी हृदय धन्यवाद। दूसरा, वास्तव मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार भजनलाल जी भी वही काम कर रहे हैं जो किसानों के हित में है। इन्होंने भी आते ही एक तो पानी प्रबंधन के लिए काम किया कि भाई किसान को जब तक पानी नहीं मिलेगा खेती आगे कैसे बढ़ेगी। तो उन्होंने, चाहे वो आपका राम जल सेतु योजना हो या काली सिंध पार्वती चंबल हो या जमुना का मामला हो, उनको टेकअप किया और वो दे आर इन द प्रोग्रेस। दूसरा, मुख्यमंत्री इसलिए भी धन्यवाद देंगे कि राजस्थान के अलावा शायद अन्य कोई एक आध में कह नहीं सकता, अन्य स्टेट्स में प्रधानमंत्री सम्मान, किसान सम्मान निधि योजना की तरह कोई दूसरी नहीं है। लेकिन हमारे मुख्यमंत्री जी ने, हमने निवेदन किया कि 6,000 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है तो हमें 12,000 तक देना चाहिए। मैं 1.5 साल ही नहीं हुआ, इन्होंने 3,000 रुपये दे रहे हैं। तो उसके लिए एक हमने ये रिक्वेस्ट की थी कि जब तक किसानों का एक्सपोजर नहीं होगा, जी, बाहर जाके देखेंगे नहीं कि दुनिया क्या कर रही है, तो उसको आधार मानते हुए इन्होंने कहा ठीक है, क्योंकि ट्रेडिशनली इजराइल में 1-2 बार हमारे दल गए थे, लेकिन डेयरी वाला फ्लोरिकल्चर को लेकर के और इन पे ज़्यादा जोर देने के लिए हमने डेनमार्क को चुना। डेनमार्क वास्तव में डेयरी के अंदर वर्ल्ड में अग्रणी देशों में से न्यूजीलैंड, डेनमार्क, नीदरलैंड, ये बहुत आगे बढ़े हुए देश हैं, बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी अपना रहे हैं। और इस कारण से तुरंत मुख्यमंत्री जी ने हाँ भरी और हमारे किसानों सहित 52 आदमियों का दल गया, जिसमें 3 मिनिस्टर थे, एक मैं था, दोनों पशुपालन विभाग के शासन सचिव, कृषि के शासन सचिव, कृषि आयुक्त, डायरेक्टर एग्रीकल्चर मार्केटिंग, और ये सारे लोग थे। तो बहुत अच्छे ढंग से पूरे डेनमार्क का, यानी कोपेनहेगन से चालू करके बड़े क्षेत्र और बड़े कृषि फार्म का विजिट करी किया। किस तरीके का एग्रीकल्चर फार्म का सिनेरियो सर, जैसे छोटे खेती है, बड़ी खेती है, और किस तरीके का पशुपालन और डेयरी क्षेत्र है, उसके बारे में। बिल्कुल, मैं यही कह रहा था। वहाँ पे यानी 11% जनसंख्या खेतों पे कृषि पे निर्भर है और उन 11% के पास में बड़े कृषि फॉर्म है। हमारी तरह कोई छोटा 5 बीघा, 50 बीघा, 100 बीघा का खेत नहीं, वहाँ सैकड़ों हेक्टेयर में मिलता है। एक हमने फॉर्म देखा था जिसका 1000 हेक्टेयर था, एक था जिसका इससे भी ज़्यादा बड़ा हेक्टेयर्स के अंदर फार्म हाउस था। उसमें वो सारे काम, यानी डेयरी भी चला रहे हैं, खेती भी कर रहे हैं। पोटैटो खास तौर से इनके 3 प्रकार के, यानी जौ, मक्का ये और जई, ये करते हैं इनके लिए, विशेष रूप से पशुओं के चारे के लिए। जी, और पोटैटो को भी वो बाज़ार में बेचते हैं। और वो जो कंपनीज़ के द्वारा जो हमारे प्रधानमंत्री जी लाए थे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग, जी, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का नमूना देखना तो हमें डेनमार्क में जाना चाहिए। बड़े काश्तकार अपना पैदा करके वहाँ ले जाते हैं, कॉन्ट्रैक्ट कंपनी जिससे हो रखा है वो अपने आप आगे का वहाँ से दूध कलेक्ट करना, अंडे कलेक्ट करना, या जो भी है, किसान को कहीं ले जाने की ज़रूरत नहीं है, उसके खेत पे आएंगे लेने। खेत पे लेने के लिए आएंगे। और इससे किसान को मतलब सुविधा देती है, क्योंकि इतने बड़े फार्म हाउस का यदि वो आदमी, आप ताजुब करेंगे, यानी 1000 हेक्टेयर के अंदर 4 आदमी काम कर रहे हैं।
4 में से 2 तो हमारी इंटर्नशिप करने वाले लड़के हैं वहाँ पे, 2 मियाँ बीबी या कभी 1-2 मजदूर आ जाते हैं। तो 4-5 आदमी 1-1 हज़ार हेक्टेयर को संभालते हैं। बहुत बड़ी मशीनरी उनके पास में। ट्रैक्टर देखेंगे तो मतलब हाथी से भी ऊपर साइज़ के तो ट्रैक्टर हैं, और हर प्रकार के आलू निकालने के अलग है, तो आपका हार्वेस्टिंग के लिए अलग है। टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी है। फ्लोरिकल्चर देखा हमने, वेजिटेबल के लिए देखा, यानी हमारे यहाँ पे भी ये जो आपका पॉली हाउसेस है, इसमें शिमला मिर्ची मैंने यहाँ देख के भी थोड़ा ताज्जुब हुआ था कि भाई हमारा टमाटर का पौधा मेरे सिर से ऊपर तक का था हमारी बस सीढ़ी में, लेकिन वहाँ देखा कि वो मतलब कि उसके पौधे के किसी खम्भे के चारों तरफ उसको घुमाते देते हैं, और उसकी लंबाई तो खम्भे की तरह यदि उसको पूरा करें, लेकिन वो रह नहीं पाता, इसलिए उसको किसी न किसी के सहारे उसके घुमा देते हैं। तो इसलिए और पेड़ों की तरह लगते हैं। पेड़ों की, और टमाटर जो लगते हैं वो चेरी टाइप टमाटर लगते हैं, जो केवल डायरेक्ट खाने के काम में लेते हैं, सब्जी नहीं बनाते हैं उनकी। बहुत अच्छा लगते हैं, चेरी टाइप लाल सुर्ख होते हैं। तो इसलिए मतलब कि एडवांस टेक्नोलॉजी के कारण इन्होंने फार्म हाउसेस को भी, इसी प्रकार से डेयरी को भी, फ्लोरिकल्चर को भी, और पोल्ट्री के अंदर सीधा हमारे यहाँ तो क्या 12 ही महीने जो मुर्गियाँ हैं, हैंस हैं, वो अंदर ही रहती हैं, उनको बाहर जाते ही तो कुत्ते या कोई, वहाँ पे बड़े फार्म हाउसेस हैं। एक मुर्गी के लिए 10 मतलब स्क्वायर एकड़ की ज़मीन चाहिए जब एक मुर्गी को, तो उसको मतलब काफ़ी बड़ी ज़मीन मिल जाती है चरने के लिए मुर्गी। और मैं तो मुर्गियों को भी बड़ी डिसिप्लिन मानूंगा। मुर्गियाँ चर के और बिल्कुल उनकी जगह पे आ जाती है, नीचे से स्लोप के नीचे एक पट्टा चलता रहता है, वो अंडा जब ले करती हैं तो ले करती वो उस पर पट्टे पे आ जाता है, पट्टे से वो डंडा अंडे चले जाते हैं बाहर जहाँ इकट्ठा करने का इनका है। तो बहुत सिस्टमेटिक, एक फॉर्म में हमने देखा 1500 मुर्गी एक साथ, 1500 मुर्गी करीब करीब अंडे देती है, और वो तुरंत इकट्ठे हो जाते हैं। मतलब कि मैनुअली जाके अंडे उठाने की ज़रूरत नहीं है, वो आएंगे ऑटोमेटिक आगे अंडे जो एग केस हैं उनमें फिट हो जाते हैं जाकर के। तो इसलिए नुकसान बिल्कुल नहीं होता। तो इसलिए जिस तरीके से सर अपने यहाँ के किसानों ने चुनाव किया, तो किस तरीके के प्रोग्रेसिव फार्मर्स का चयन हुआ, और वो अब राज्य के अन्य किसानों को किस तरीके से अपनी नॉलेज डिलीवर करेंगे? बिल्कुल, ये बात बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका, कि इनफैक्ट हमने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि 38 किसान, अभी वैसे 38 को तो ले गए हैं, बाकी का भी चयन हो रहा है, एपीओ वाले इधर, क्योंकि हमारा उद्देश्य 80-85 किसानों को बाहर ले जाना। अब की दूसरे देश नीदरलैंड का है, और अभी पहले डेनमार्क का रखा था। 38 किसान वो लिए गए हैं जो कुछ पोल्ट्री फार्म से संबंधित थे, कुछ के हॉर्टिकल्चर के संबंधित हैं, कुछ एग्रीकल्चर फार्मिंग के संबंध जिन्होंने अच्छे नवाचार किए हैं। तो इस प्रकार से डिफरेंट एग्रीकल्चर के भाग जो हैं उनमें जिनकी एक्सपर्टी है, जिन्होंने वास्तव में नवाचार करके काम कर रहे हैं, उन्हीं का ही बाकायदा मेरिट के आधार पे पूरा ज़िले के जॉइंट डायरेक्टर ने सबका बेस बना करके और उसके बाद में भेजा। और हमने देखा, मैंने कहा कहीं कोई एक आध सिफारिश से तो नहीं आए, तो देखा कहीं कुछ नहीं, बाकायदा मेरिट के आधार पे सिलेक्शन हुआ था। और हमने उनको वहीं पे कह दिया था, जब एम्बेसडर के सामने बात मीटिंग के अंदर हुई थी, दैन आई टोल्ड देम, मैंने खुद ने कहा था कि आपको माननीय मुख्यमंत्री जी से निवेदन करके एक ज़िले का आपको एम्बेसडर बनाया जाएगा, और कोशिश करेंगे कि आपको अपने ज़िले का ही रखें, ताकि अपने ज़िले के किसानों को सबसे पहले 50-50 किसानों को अपना फार्म हाउस दिखाओ, और जो नई टेक्नोलॉजी लाए वो कैसे आप एडप्ट करोगे वो भी बताओ। उसके बाद में जिन ज़िलों में वास्तव में, क्यों 38 आदमी है, आगे वाले आएगा जब तक हम कुछ ज़िलों में मतलब कि जो पड़ोसी ज़िले हैं वो दे दिए जाएंगे। तो ऐसे हमारे 38 काश्तकार अपने ज्ञान का लोगों को डिलीवर करने के लिए ज़िले वाइज अपॉइंट किए जाएंगे। और ये हमारे आत्मा योजना के तहत है भी कि किस प्रकार से ट्रेनिंग दी जाए,
तो हम ये आत्मा में ऑफिस में बैठा के ट्रेनिंग देने के बजाय फार्म हाउसेस के ऊपर जो हमारे साथ चले थे, वो किसान अपने फार्म पे, अपने डेयरी फार्म पे, अपनी पोल्ट्री फार्म पे, अपनी मतलब के एग्रीकल्चर फार्म पे ले जा कर के ट्रेनिंग एक एक दिन का कार्यक्रम रखेंगे, तो 50-50 फार्मर वहाँ से सीख के निकलेंगे। सर, राजस्थान किसान आयोग कृषि विभाग के साथ मिलकर जो किसानों के लिए जन कल्याणकारी योजनाएं हैं राज्य सरकार की, केंद्र सरकार की, उसको डिलीवर करने के लिए एक खास प्लान भी जैसे आपके लीडरशिप में बन रहा होगा, तो उसको किस तरीके से आगे सरकार के विजन को और किसानों के हित के कामों को बढ़ा रहे हैं? देखिए, हम लोग दो ही काम करते हैं। किसान आयोग ब्रिज का काम करता है। गवर्नमेंट को किसान क्या चाहते हैं, किसानों को आगे बढ़ाने के लिए हमें गवर्नमेंट से क्या करवाना है, दैट वी रिक्वेस्ट टू द गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। और गवर्नमेंट की जो क्या नीतियां हैं और उनका किस प्रकार से इम्प्लीमेंटेशन किसानों के हित में किया जाए, वो हम किसानों को भी देते हैं। और इस कारण से हमने पहले जिले वाइज कार्यक्रम रखा। हर ज़िले के अंदर प्रोग्रेसिव फार्मर्स जो हैं 150-200 के करीब बुलाते हैं, उनसे पूरे दिन विचार विमर्श किया जाता है उन्होंने क्या क्या नवाचार किया, कैसे कर रहे हैं और हमें एग्रीकल्चर को आगे कैसे बढ़ा सकते हैं। तो उस पर विचार करने के बाद फिर उनके सजेशंस एंड प्रॉब्लम्स क्या है, वो भी प्रॉब्लम होती है वो भी गवर्नमेंट को सबमिट करते हैं, क्या सजेशन है वो भी बताते हैं। और इसी कारण से किसान आयोग ने अभी पहली अपनी अंतरिम प्रगति रिपोर्ट पेश कर दी है गवर्नमेंट को, और माननीय मुख्यमंत्री जी की उसका मुख्यमंत्री जी, कृषि मंत्री, पशुपालन मंत्री सभी थे, उनके द्वारा उसका मतलब है क्या कहते हैं उसको, विमोचन ने हाँ लोगों के सामने दिया गया है। अब हम उस किताब को सब जगह भेज रहे हैं, तो उसके माध्यम से हम अपना किसानों की डिमांड्स रखी है, किसानों को क्या चाहिए। जैसे ये हमारी डिमांड थी कि भाई जैसे बछड़े बड़े हो जाते हैं, आप उनको बाहर भेजने नहीं देते हो, तो मैं मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद दूंगा कि भाई उन्होंने कहा कि जब अपने यहाँ पहले बड़ी जोत थी, अब अपने भी छोटी छोटी जोत होती, भरतपुर में छोटी जोत है, वेस्टर्न राजस्थान को छोड़ते हैं तो करीब कोई खेतों की साइज़ छोटी है, उसमें जो खेत बैलों से खेती करेंगे उनको 30,000 रुपये सालाना अनुदान दिया जाए। ऐसे ही हम गायों के बारे में मुख्यमंत्री जी बता, जो देसी नस्ल की गाय है उसको कैसे बचाया जाए, उसके लिए भी हम अगले बजट में कुछ प्रावधान करवाएंगे। सर, नागौर से आप आते हैं, जो नागौरी नस्ल के बछड़े हैं उनकी जो क्वालिटी है, उनकी जो वेरिएशन है वो बहुत गजब का है, लेकिन वो 3 साल तक के बछड़ों पर कोर्ट की रोक भी है, तो उस पर कोई सरकार ऐसा संशोधन लेकर आए ताकि उस समस्या से निजात मिले और जो पशुधन है उसका सदुपयोग भी हो। आपने बहुत वो कहते हैं सही नर्ज पे हाथ रखा है। मैं जब मेंबर पार्लियामेंट बना ही था, 2014 की बात बता रहा हूँ, मेरा पहला लक्ष्य था कि नागौर के बछड़े कभी भी काटने के लिए नहीं भेजे जाते। आज एक नागौर के बछड़ों की 2 साल 2.5 साल के बछड़े की जोड़ी हो 1 लाख रुपए से कम नहीं मिलती, क्योंकि ये 14 साल तक बोझा ढोने के, खेत चलाने के लिए काम में आते हैं। कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो 5,000 रुपये मीट के लिए अपने 14 साल इनकम देने वाले जानवर को काटेगा? कभी कोई नहीं ले। जो ले जाते हैं वो जो छोटी जोत वाले हमें उत्तर प्रदेश, वेस्टर्न राजस्थान से खेती के लिए ले जाते हैं, अपने छकड़ी जोतने के लिए काम आते हैं। ये बोझा ढोने का मास्टर है। तो इस कारण से ये जो हमने बताया भी था, 3 साल के अंदर काफ़ी बड़ा हो जाता है, 2 साल का बछड़ा तो खेत चलाने लायक हो जाता है। अब आप उसको 1 साल और वेट कराते हो तो वो फिर जंगली टाइप बन रहा है, तो लोगों का फिर उसमें विश्वास उठ रहा है। तो इसलिए हमने गवर्नमेंट से निवेदन किया था कि 2-2.5 साल से ज़्यादा बछड़े को कतई आप मतलब उम्र 2 साल से या 2.25 साल से ऊपर मत रखो। लेकिन क्योंकि एक कमेटी बनाई गई थी, कई संशोधन, तो उसमें काफ़ी दिक्कत मतलब आए, अभी तो हो नहीं पाया। इवन देन मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहूँगा, इसमें 2 साल की उम्र की जानी चाहिए, 3 साल की जगह 2-2.25 साल इसके लिए सर सीएम साहब को या यस 100% वी विल रिक्वेस्ट आवर ऑनरेबल सीएम आल्सो। सीएम साहब ने इसी कारण से अभी फ़िलहाल तो तुरंत उन्होंने कहा भाई देखो उसको करने में तो, क्योंकि ये जो एनिमल हस्बेंड्री का जो लॉ है ये जॉइंट प्रॉपर्टी है, समन्वय सूची का सब्जेक्ट है, इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से भी परमिशन लेनी पड़ती है। कोशिश करें सर, आपसे उम्मीद रहेगी। हाँ नहीं करेंगे इसमें निश्चित रूप से, जब तक वो नहीं हो रहा था इसलिए इन बछड़ों से खेती करने वालों को 30,000 रुपये का अनुदान दिलाया है। बिल्कुल। एक सर
अभी जो जैसे पर्वतसर का पशु मेला था, उसमें जो किसान ही बछड़े ले जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी तथाकथित गौ भक्त या इस टाइप का एक अलग तरह का माहौल क्रिएट करके और वास्तविक चीज़ों को समझने से पहले ही बतंगड़ बना दिया जाता है। तो किसान की, पशुपालन की, बछड़ों की, गाय की जो परिभाषा तय नहीं हो पाती है, तो उस द्वंद्व को किस तरीके से सोल्व किया जाए ताकि ये विवाद की ऐसी स्थिति नहीं आए? बात सही करें, ये परबसर से भी पहले मेड़ता का मामला था। मेड़ता नागौर के 3 पशु मेले जिसमें हज़ारों की संख्या में बछड़ों को, बैलों को लाते थे, ऊँट आते थे, घोड़े आते थे। धीरे धीरे ये तीनों मेले ख़त्म हो रहे हैं। अभी लास्ट टाइम मेड़ता का मेला था, उसमें निश्चित रूप से कुछ किसान अपने बछड़े जो खरीदे थे उनको ले जा रहे थे, लेकिन गलतफहमी के कारण या सोची समझी मतलब कई बार अलग कई प्रकार डिमांड्स जैसे काश्तकार बताते हैं, उनको देख करके मैं किसी पे आरोप नहीं लगाऊंगा, लेकिन उनको रोका गया। रोकने के बाद में उसको तुरंत, यदि जब सर्टिफिकेशन पूरा था, डॉक्टर्स का सर्टिफिकेट है, तो और ये भी लिखा जाता है कि इनको केवल ख़रीदा गया है केवल खेती के लिए, उनको जाने देना चाहिए, उसमें प्रशासन को मदद करनी चाहिए। होता है क्या, कई बार प्रशासन तक पहुंचने से पहले गौभक्त और जो ले जाने वाले इनमें झगड़े हो जाते हैं। विवाद जो बछड़े ले जाने की बजाय मतलब लड़ाई झगड़े का हो जाता है, तो वो एक नया ही पॉइंट आ जाता है, वो उसके कारण गाड़ियां सीज हो जाती है। कई दिक्कत, अब की दिक्कत काफ़ी आई बताते हैं, और लोगों ने हमें भी खूब बताया। हमने वहाँ पे संबंधित अधिकारियों को, संबंधित हमारे जनप्रतिनिधियों को भी कहा कि इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये बछड़ों को गलत जगह ले जा रहे हैं, काटने के लिए जा रहे हैं, लेकिन थोड़ा गलतफहमी के कारण काफ़ी डिले हुआ और इससे किसानों को परेशानी हुई। भविष्य में ऐसी परेशानी नहीं आए, इसके लिए हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी, पशुपालन मंत्री से बात करेंगे। जिस तरीके से सर डेनमार्क पूरी दुनिया के आपने लगभग 30-35 कंट्रीज़ का आपने टूर किया है अपनी लाइफ में, तो भारत की कृषि व्यवस्था को और विशेष रूप से राजस्थान के संदर्भ में जो अलग अलग वारियस है, हर ज़िले का अलग कल्चर है, एटमॉस्फेयर है, खेती का उपजाऊपन अलग अलग है, तो किस तरीके से किसान एक समृद्ध हो, उसके लिए एक महत्वपूर्ण सुझाव किसान आयोग की तरफ से सरकार को? बिल्कुल सही किमड़ा जी आपने क्वेश्चन पूछा है। देखिएगा, दुनिया में कुछ बड़े देश हैं, ज़मीन ज़्यादा है, पॉपुलेशन कम है, वो एक एक्सटेंसिव फार्मिंग कर रहे हैं, नॉट इंटेंसिव। हमें इंटेंसिव फार्मिंग की ज़रूरत है, जैविक खेती की भी ज़रूरत है, क्योंकि हमें आज दुनिया में कॉम्पीट करना है। भारत 1960 वाला भारत नहीं है। आज भारत दुनिया का चावल है, चाय है, आपका गेहूं है, आपके मतलब सरसों है, कई आइटम है जिसमें भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। मिलेट्स हैं, हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन हमें क्वालिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। क्वालिटी अच्छी हो, हमें फिर इंटेंसिव फार्मिंग के लिए थोड़े इरिगेशन की ज़रूरत पड़ेगी। ज़मीन हमारी बहुत उपजाऊ, लेकिन कई जगह पानी की कमी है, और लेकिन सतत विकास के लिए हमें पानी उतना ही काम में लेना चाहिए जितनी आवश्यकता है। कई बार हम लोग बिना, इसीलिए ईच ड्रॉप मोर क्रॉप का जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक फॉर्मूला दिया है, या हर खेत का पानी खेत में, उसके लिए ये जो आपका होदे बनाने का काम है, फार्म पॉन्ड है, डिग्गीज हैं, ये इसीलिए किया है कि वास्तव में इनके कारण किसानों की इनकम बढ़ी है। मैं आई कैन से अबाउट द मेड़ता, जहाँ जीरा उत्पादन कम होता था, पिछले 2-1 साल से जब से इन फार्म पॉन्ड का पानी लिया जाता है, शानदार तो जीरा पैदा हो रहा है, पैदावार बढ़ रही है, और किसान खुशहाल होते जा रहे हैं। तो इसलिए हमें, हमारी जो नीतियाँ हैं, मतलब हमें विदेशी चीज़, आज हम चाहें एक्सटेंसिव फार्मिंग या फार्म्स को, कई किसानों की ज़मीन को एक करके करें, तो वो भारतीय संस्कृति के या भारत के लोग पसंद नहीं करेंगे। इसलिए वॉट एवर द यूनिट, अब इसका फर्दर सब डिवीजन न करते हुए इस जो यूनिट है इसको हम मेंटेन कर लें, और मेंटेन करके और इसमें इंटेंसिव 3-3 फसल लेने की कोशिश करें, और फसल भी जैविक और अच्छी फसल हो, तब जाके हम वर्ल्ड मार्केट में टिक पाएंगे। एक सर लास्ट लेकिन थोड़ा सा इतर सवाल, आप आरपीएससी चेयरमैन रहे, यूनिवर्सिटीज़ के वाइस चांसलर रहे, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर रहे, जनप्रतिनिधि के रूप में सांसद और मंत्री भी रहे। अभी जैसे आरपीएससी मेंबर्स की नियुक्ति हो रही है, अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स बन रहे हैं, जो संस्थाएं समाज को, देश को दशा और दिशा दोनों निर्धारित करती है, तो किस तरीके से फिर से आरपीएससी की शाख जो है पुनर्प्रतिष्ठापित हो,
यूनिवर्सिटीज़ एक तरह से ज्ञान के समृद्ध केंद्र बने, तो और जहाँ कॉलेजेज लगातार खुल रही है जनप्रतिनिधि की डिमांड्स पर, लेकिन वहाँ पर प्रोफेसर टीचर्स की अभी कमी से बहुत सारे कॉलेज जूझ रहे हैं, तो इसको लेकर। देखिएगा, सही बात है कि मैं हमारी वर्तमान सरकार को, भजनलाल जी सरकार को और विशेष रूप से सीएम को धन्यवाद देंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो कहा कि एसआईटी पहले दिन गठित की और जिन्होंने भी गड़बड़ियां करी उनको बिहाइंड द बार भेजा, और इस कारण से अभी एक ऐसा वातावरण डेवलप हुआ है कि भाई मेरिट के आधार पे सिलेक्शन होगा, कोई किसी की सिफारिश करने की जरूरत नहीं, न हमारे नेता कर रहे हैं, न कोई अधिकारी सिफारिश कर रहे हैं। कोशिश ये की जा रही है कि पारदर्शिता के साथ में सिलेक्शन हो, और इसके लिए सबसे आवश्यक है आपको योग्यतम आदमियों को भेजो, ईमानदार हो, सुयोग्य हों, सुलझे हुए लोग हों, सबको साथ लेके चलने वाले हों और योग्यता की कदर करने वाले हों। उनका सिलेक्शन करके मेंबर्स, वाइस चांसलर्स लगाए जाएं, क्योंकि कहा जाता था पूर्व में वाइस चांसलर इतने सीनियर और इतने हाई लेवल के होते थे, उनको देखते सिर अपना आप अच्छे बड़े बड़े लोगों का झुकता था। लेकिन बीच में थोड़ी सी प्रक्रिया में तो कहीं गिरावट आई है, और अब मैं हमारी सरकार से अपेक्षा करूंगा कि बेस्ट जो पर्सन है, क्योंकि अब एपीजे अब्दुल कलाम साहब ने ठीक कहा था, बेस्ट ब्रेन शुड गो इन टीचिंग। शिक्षा जगत में सबसे अच्छा दिमाग जाए, और उसके लिए गवर्नमेंट को प्रयास करना चाहिए, और 100% हमारे मुख्यमंत्री जी इस ओर ध्यान देंगे और दे भी रहे हैं। इसलिए उनका भी हम धन्यवाद देंगे, क्योंकि वो थोड़ी टाइम ज़रूर लग जाता कई बार अच्छे लोगों को छांटने में करने में, लेकिन ही इज़ सेंडिंग गुड पर्सन इन दीज इंस्टीट्यूशन। तो ये सीआर चौधरी साहब, जिनसे कृषि के, शिक्षा के और नए नवाचारों पर बहुत सारी बात हुई। बहुत बहुत धन्यवाद।